कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर की चमचमाती सड़कों से, जहां एक बड़े रेस्तरां की रौनक अपने चरम पर थी। रोहित अपने 4 दोस्तों के साथ खाने का लुत्फ उठाने आया था। टेबल पर हंसी मजाक चल रहा था। मेन्यू में से नई नई डिशेस का ऑर्डर दिया जा रहा था। दोस्तों की बातों में खोया रोहित पुरानी यादों से बेखबर था। तभी एक महिला साधारण कपड़ों में, झुकी कमर और थकी हुई आंखों के साथ झाड़ू लिए रेस्तरां में सफाई करने लगी। उसने जैसे ही नजर उठाई और टेबल की ओर देखा, उसके हाथ कांपने लगे। सामने बैठा था रोहित। वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। आंखों में आंसुओं की चमक थी और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रोहित भी, जो अब तक दोस्तों के साथ हंस बोल रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये राधिका हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका, जिसने 3 साल पहले उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। उसके बाद न कोई खबर, न कोई सुराग। वो महिला चुपके से वहां से हट गई और कोने में झाड़ू लगाने लगी। रोहित बार बार उसकी ओर देखता रहा, लेकिन दोस्तों की बातचीत ने उसके शक को दबा दिया। खाना खत्म हुआ, बिल चुकाया गया और सभी दोस्त बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही रोहित अपनी कार में बैठा, उसका दिल बेचैन होने लगा। क्या सचमुच वो राधिका थी? अगर हां, तो इस हाल में कैसे? और अगर नहीं, तो चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लगा? उस रात रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वहीं थकी हुई आंखें और झुकी कमर उसके सामने घूम रही थीं। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें कमरे में आईं, रोहित ने बिना देर किए कार स्टार्ट की और उसी रेस्तरां की ओर चल पड़ा। रेस्तरां पहुंचकर वह सीधे रिसेप्शन पर गया। भाई साहब, कल शाम जो महिला यहां सफाई कर रही थी, क्या उसका नाम पता चल सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे थोड़ा अचरज से देखा, फिर बोला, हाँ, उसका नाम प्रिया है। वो यहां शाम की शिफ्ट में सफाई का काम करती है। प्रिया। रोहित की सांसें थम गईं, क्योंकि शादी से पहले राधिका को उसके मायके में इसी नाम से बुलाया जाता था। क्या आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उसका पता, कुछ भी? रोहित ने जल्दबाजी में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, मेरे पास तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दिन में जो सफाई वाली आती है, शायद वो कुछ जानती हो। उसका नाम रीना है। रोहित ने उसी वक्त रीना से बात की। उसने अपनी बात बताई, आंखों में उम्मीद लिए। रीना ने एक पुराना सा कागज निकाला और उस पर एक पता लिखकर रोहित के हाथ में थमा दिया। वो पता दिल्ली की एक ऐसी बस्ती का था, जहां तंग गलियां, कीचड़ और छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर दौड़ते थे। वहां जिंदगी हर दिन रोटी के लिए जूझती थी। रोहित की आंखें नम थीं, गला सूख रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने कार स्टार्ट की और उस बस्ती की ओर बढ़ चला। जब रोहित उस बस्ती में दाखिल हुआ, तो चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां, गंदगी और जिंदगी का वो चेहरा था जिसे उसने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। एक झोपड़ी के सामने कार रोककर उसने कागज पर लिखे पते से मिलान किया। तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर पुरानी चादर लटक रही थी। वहां फर्श पर एक महिला बैठी थी, सिर झुकाए, पुराने कपड़े में सिलाई कर रही थी। रोहित ने आवाज नहीं दी, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही उस महिला ने सिर उठाया, उसकी आंखें फटी रह गईं। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस कपड़े हाथ से छूट गए। अगले ही पल वो रोहित के सामने जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रोहित, रोहित, तुम सच में हो ना? वो वहीं थी, राधिका। वो जो कभी एक खूबसूरत घर की मालकिन थी, जो सोने चांदी के गहनों से सजी थी और जिसने एक वक्त कहा था, तुम्हारा घर छोटा है, मैं वहां नहीं रह सकती। आज वो एक झोपड़ी में थी, फटे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में टूटी आत्मा लिए। रोहित वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल के भीतर एक तूफान सा उठ रहा था। धीरे धीरे वो झुककर उसके पास बैठ गया और बोला, राधिका, ये क्या हाल बना लिया तुमने? वो लड़का कहाँ है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? राधिका कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही। रोहित का गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे सच बताओ राधिका, तुम यहां कैसे पहुंची? और वो सब क्या था जो 3 साल पहले हुआ?
राधिका की सिसकियां अब धीमी हो रही थीं। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। रोहित, जब मैं तुम्हारे घर आई थी सब कुछ ठीक था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे माता पिता का स्नेह, लेकिन मुझ में ही कमी थी। मैं लालची थी, दिखावे की शौकीन, और इसी लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित चुपचाप सुनता रहा। राधिका ने आगे बताया, गांव के एक लड़के से मेरी बातें शुरू हुईं। वो मुझसे कहता था कि वो मुझे शहर ले जाएगा, बड़ा घर देगा, ऐशो आराम की जिंदगी देगा। मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने घर से गहने चुराए, कुछ पैसे लिए और तुम्हें धोखा देकर उसके साथ भाग गई। रोहित की आंखें अब नम हो चुकी थीं, लेकिन वो चुप रहा। शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही वो लड़का किसी बहाने मुझसे अलग हुआ और फिर कभी नहीं लौटा। उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। रोहित, मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई ठिकाना, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची थी। घर जाने की हिम्मत नहीं थी, तुम्हें फोन करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सब कुछ खो दिया था, सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी। रोहित की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। राधिका ने आगे कहा, मैंने छोटे मोटे घरों में बर्तन धोने शुरू किए, फिर उस रेस्तरां में सफाई का काम मिला, और कल तुम्हें वहां देखा। सब कुछ जैसे बिखर गया। मैं चाहती थी कि तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हारे दोस्त थे और तुमने भी मुझे अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा तुमने मुझे माफ नहीं किया और शायद कभी करोगे भी नहीं। रोहित ने धीरे से उसके आंसुओं को पोंछा और बोला, मैंने तुम्हें पहचाना था राधिका, लेकिन यकीन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम, जो मेरे घर को छोटा कहकर गई थीं, आज इस हाल में कैसे हो सकती हो। राधिका फिर फूट फूट कर रोने लगी। रोहित, मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तुम्हारे माता पिता का अपमान किया, लेकिन मुझे माफ कर दो। चाहो तो मुझे कभी पत्नी की जगह मत देना, लेकिन नौकरानी बनाकर अपने घर में रख लो। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, बस मुझे 2 रोटी दे देना। इस तन्हाई से तो निकाल लो। रोहित ने उसे चुप कराया, उसका सिर थाम कर धीरे से उठाया और बोला, माफ करना आसान नहीं राधिका। तुम्हारा गुनाह छोटा नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारा पछतावा उससे कहीं बड़ा हो गया है। राधिका बस सुबक रही थी, जैसे उसका हर अंग माफी की गुहार लगा रहा हो। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। मुझे पहले अपने माता पिता से बात करनी होगी, क्योंकि इस रिश्ते से सबसे बड़ा जख्म उन्हें ही लगा था। अगर वो हां कहेंगे, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। राधिका ने चुपचाप सिर हिलाया। रोहित ने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकलने से पहले एक बार फिर उसे देखा। वो वहीं जमीन पर बैठी थी, हाथ जोड़े, चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। उस दिन पहली बार रोहित की आंखों में नफरत नहीं थी, एक अजीब सा दर्द था, और शायद कहीं ना कहीं दया भी। वो अपने किराए के फ्लैट पर लौटा और उसी शाम अपने माता पिता को फोन किया। माँ, पिताजी, एक जरूरी बात करनी है। माँ की आवाज आई, हाँ बेटा, सब ठीक तो है? माँ, आज मैं राधिका से मिला। फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। वो एक रेस्तरां में सफाई का काम करती है और अब एक झोपड़ी में अकेली रहती है। वो बहुत पछता रही है माँ। पिताजी की भारी आवाज आई, वो लड़का कहाँ था जिसके लिए उसने हमें ठुकराया था? वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया पिताजी। सारा पैसा लेकर गायब हो गया। राधिका तब से अकेली है, काम कर रही है, और आज उसने मुझसे सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि अगर मैं उसे पत्नी की तरह न रख सकूं, तो कम से कम नौकरानी बनाकर घर में रहने दूं। माँ की आवाज अब भर आई थी, बेटा, दर्द तो हमें बहुत हुआ था, लेकिन अगर कोई सचमुच टूट चुका हो तो उसे और तोड़ना इंसानियत नहीं, और अगर तू उसे माफ करना चाहता है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। पिताजी बोले, हमारा बेटा बड़ा बन गया है और बड़ा दिल वाला भी। राधिका को वापस लाना है तो ला बेटा, लेकिन उसे साफ कह देना कि भरोसे की दीवार एक बार टूट जाए तो उसकी हर ईंट दोबारा जोड़नी पड़ती है। रोहित की आंखें भीग चुकी थीं। धन्यवाद माँ, पिताजी। अगली सुबह वो फिर उस बस्ती में गया, इस बार अपनी कार की पिछली सीट पर कुछ नए कपड़े, खाने का सामान और एक छोटी सी चादर लेकर। राधिका उसे देखकर पहले घबरा गई, अब क्या हुआ? लेकिन जब उसने देखा कि रोहित हाथ में सामान लिए अंदर आ रहा है, तो वो फूट पड़ी। क्या क्या तुमने माँ पिताजी से बात कर ली?
रोहित ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। राधिका के हाथ कांप गए। वो घुटनों पर बैठ गई और रोहित के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैं वादा करती हूं, अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, कभी किसी रिश्ते को शर्मिंदा नहीं करूंगी। रोहित ने उसे उठाया और धीमी आवाज में बोला, राधिका, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे साबित करना होगा, माँ पिताजी को, मुझे और सबसे ज्यादा खुद को। राधिका ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसी शाम रोहित उसे अपने फ्लैट पर ले आया। माँ पिताजी भी वहां पहुंचे। शुरू के कुछ दिन अजीब थे। मौन ज्यादा था, बातें कम, लेकिन हर दिन के साथ कुछ बदल रहा था। राधिका अब सुबह उठकर माँ के साथ रसोई में काम करती, पिताजी के लिए दवाइयां रखती, उनके चश्मे का ध्यान रखती और रोहित के ऑफिस जाने के बाद घंटों तक घर की सफाई करती। वो अब कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें कहती थीं कि अब जो मिला है उसे कभी खोना नहीं है। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रोहित और राधिका के रिश्ते में एक नई शुरुआत की नींव पड़ने लगी। राधिका अब हर सुबह माँ पिताजी के पांव छूकर दिन शुरू करती। रसोई से लेकर घर की सफाई तक हर जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाती और रात को सोने से पहले भगवान से बस एक ही दुआ करती, हे भगवान, इस बार जो मिला है उसे कभी मत छीनना। रोहित भी अब पहले से ज्यादा गंभीर था। उसका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस दिल्ली में धीरे धीरे और फैल रहा था। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर उसका परिवार टूटा हुआ नहीं दिखेगा। उसने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और वहां एक नया घर बनवाने का फैसला किया। माँ पिताजी ने कहा, बेटा, गांव चलो, अब सब ठीक हो गया है, अपना घर वहीं फिर से बसा लो। लेकिन रोहित ने सिर झुका लिया। नहीं माँ, गांव की गलियां अब भी उन बातों से भरी होंगी जहां हर दीवार पर राधिका का नाम बदनामी के साथ लिखा होगा। लोग माफी को नहीं देखते, बस दाग को देखते हैं। मैं अपनी पत्नी को दोबारा उन जहर भरी बातों में नहीं डाल सकता। माँ चुप हो गईं, क्योंकि बेटे की आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ समझा जा सकता था, कहा नहीं। कुछ महीनों बाद जब नया घर बनकर तैयार हुआ, रोहित, राधिका और माता पिता उसमें शिफ्ट हो गए। छोटा सा लेकिन सुकून से भरा घर। राधिका अब एक नई जिम्मेदारी के साथ जी रही थी, न सिर्फ एक पत्नी की, बल्कि एक बहू, एक बेटी और एक इंसान की, जो अपने किए का प्रायश्चित पूरे जीवन करना चाहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव से एक पुराना पड़ोसी, महेश, दिल्ली आया। जब उसने राधिका को देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। अरे, ये वही औरत है ना जो गांव से भागी थी, और तूने इसे फिर से अपना लिया रोहित, तुझे शर्म नहीं आई? महेश की बात सुनकर राधिका चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन रोहित ने उस दिन कुछ ऐसा कहा जो हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो माफी को कमजोरी समझता है। हाँ, ये वही औरत है जिसने ये गलती की थी, लेकिन ये वही औरत है जिसने अब हर दिन अपनी आत्मा से माफी मांगी है, जिसने खुद को हर सांस में बदला है। तू मुझे ताना दे सकता है महेश, लेकिन ये जान ले कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान बड़ा नहीं बनता, उसका दिल बड़ा होता है, और मुझे अपने दिल पर गर्व है। उस दिन महेश सिर झुकाकर चला गया। रोहित ने अपने आंगन में एक नीम का पौधा रोपा और कहा, अब ये घर सजा नहीं है, ये रिश्तों का, भरोसे का और एक औरत की इज्जत का पुनर्जन्म है। अब इस घर में सुबह की शुरुआत झगड़ों से नहीं, प्रार्थना की घंटियों से होती थी। राधिका अब पहले जैसी नहीं थी। वो हर रिश्ते को ऐसे थामे रहती थी जैसे टूटा हुआ घड़ा जोड़ रही हो, एक एक दरार को अपने प्यार से भर रही थी। माँ भी अब उसे कभी कभी बहू नहीं, बेटी कहकर बुलाती थीं, और पिताजी चुपचाप अपनी दवाइयों की थैली राधिका की ओर बढ़ा देते थे। ये भरोसे का इशारा था जो लौट आया था। एक शाम जब रोहित छत पर बैठा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। राधिका 2 कप चाय लेकर आई। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। अब उन आंखों में न लालच था, न पछतावा, बस एक सुकून था, जैसे सब कुछ अब सही जगह पर था। तुम्हें डर नहीं लगता? रोहित ने अचानक पूछा। किस बात का?
राधिका ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया कि कहीं फिर कोई गलती हो जाए। राधिका ने चुपचाप सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, डर तो लगता है रोहित, लेकिन अब मैं हर सुबह खुद को आईने में देखती हूं और एक ही बात दोहराती हूं, जो खो गया था उसे फिर से पाकर अब खोने का साहस नहीं है। रोहित ने उस शाम पहली बार राधिका का हाथ थामा। 3 साल पहले जो हाथ बिछड़ गए थे वो आज फिर एक हुए थे, लेकिन इस बार मजबूती के साथ, टूटने के लिए नहीं। समय बीतता गया। एक दिन राधिका के पिता का फोन आया, बेटी, हम सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब भी तुम्हारा इंतजार करते हैं। अगर चाहो तो एक बार गांव आ जाओ। राधिका की आंखें भर आईं। उसने रोहित की ओर देखा। क्या हम गांव जा सकते हैं, रोहित? रोहित ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब हमें छिपना नहीं है राधिका। हमें लोगों को दिखाना है कि टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं अगर इरादे सच्चे हों। कुछ हफ्तों बाद रोहित, राधिका और उनके माता पिता गांव पहुंचे। वही तंग गलियां, वही चौपाल, वही लोग, लेकिन आज कुछ बदला बदला सा था। पहले जो लोग ताने मारते थे वो आज हैरानी से देख रहे थे। जिन आंखों में पहले तिरस्कार था उनमें अब चुपके से सम्मान झलक रहा था। राधिका के माता पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, जो समझ देर से आती है वही सबसे सच्ची समझ होती है। गांव की औरतें जब पास आईं तो एक ने पूछा, बहू, क्या तू अब खुश है? राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। हां काकी, अब मैं हर दिन खुद को इंसान समझ पाती हूं और यही सबसे बड़ी खुशी है। वक्त ने धीरे धीरे सारे जख्म भर दिए। रोहित का बिजनेस अब और तरक्की कर रहा था। उसने दिल्ली में अपने नए घर के पास एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और खाना दिया जाता था। राधिका वहां हर दिन कुछ घंटे बिताती। वो बच्चों को पढ़ाती, उनकी कहानियां सुनती और उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होती। शायद यही उसका प्रायश्चित था, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि उन सब के लिए जिन्हें जिंदगी ने मौके कम दिए थे। एक दिन जब रोहित और राधिका अपने आंगन में बैठे थे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने राधिका के हाथ में एक कागज का फूल थमाया और बोला, दीदी, ये आपके लिए। राधिका ने उसे गले लगाया और रोहित की ओर देखा। रोहित, मुझे लगता है अब मैंने खुद को माफ कर लिया है। रोहित ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसकी चुप्पी में एक गहरा जवाब था। कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर जिंदगी में वापस लौटना चाहता है, तो क्या उसे मौका मिलना चाहिए? क्या समाज को उसे हमेशा उसके अतीत से ही जज करना चाहिए? अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या राधिका को माफ करते? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अपनों के साथ रहें, रिश्तों की कीमत समझें और हर उस इंसान को एक मौका दें जो